Hello students, welcome to the Inspire Academy digital classes. I am Sarvesh Kumar. स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थात जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही एकदम उसके निचले स्तर से चलेंगे ताकि हम लोगों को आगे किसी भी क्वेश्चन में क्या हो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स कि हम तो मैथ का जो भी एक्सरसाइज है या किसी भी सब्जेक्ट का जो एक्सरसाइज होती है उसको तो हम स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसकी बेसिक हमको नहीं पता रहता, जिसके कारण क्या होता है आगे हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इसका स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक देखेंगे क्या है इसके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, जो टॉपिक है मेरे पास उस टॉपिक के बारे में जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जो नाम है स्टूडेंट्स वो है पॉलिनोमियल। जो टॉपिक है मेरे पास वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स अर्थात इसको कहते हैं स्टूडेंट्स बहुपद। बहुपद ये जो आपके सामने स्टूडेंट्स टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम आज बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही हर एक कंसेप्ट क्या क्लियर करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमको कोई भी प्रॉब्लम आगे नेक्स्ट क्लास में या जिसके जो भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन में क्या हो प्रॉब्लम ना हो। तो आइए चले देखिए इसको ये होता क्या है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। स्टूडेंट्स इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको बहुपद अर्थात बहुपद जिसमें पद जो होंगे टर्म्स होंगे वो क्या होंगे बहुत होंगे, यानी एक से ज्यादा क्या होंगे टर्म्स होंगे, उसको क्या कहेंगे बहुपद कहेंगे। नाम से आपको पता चल गया स्टूडेंट्स कि जो बहुपद होता है उसमें जो टर्म्स होते हैं अर्थात जो पद होते हैं वो एक से क्या होंगे अधिक होंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस टॉपिक में कुछ यूज होने वाली चीजें हैं उसके बारे में देख ले, छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद फिर हम पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो जो मेरा सबसे फर्स्ट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल अर्थात चर संख्या। चर संख्या। अब बात करें वेरिएबल चर संख्या की, तो चर संख्या होता क्या स्टूडेंट, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें तो देखिए जो वेरिएबल चर संख्या है अर्थात कि वैसी संख्या है जिसका मान हर समय क्या हो परिवर्तन होता हो, इसका मान कभी स्थिर नहीं होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि ये मेरे पास x प्लस वाई या प्लस जेड कुछ भी हो और इसकी वैल्यू दे दिया 9। कभी कभी होता क्या है कि जो x है ना x की वैल्यू कहीं पर हमको 5 मिलेगा तो कहीं पर 3 मिलेगा कहीं पर 4 मिलेगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो हर समय क्या होता है उसके मान में परिवर्तन होता रहता है अर्थात ये कभी स्थिर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास चर संख्याएं होती है क्या होती हैं वैसी संख्या है जिसका मान सदैव क्या होता हो परिवर्तन होता हो बदलता रहता हो, वो हमारा क्या होता है चर संख्याएं होती है। जैसे इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स उसको हम देख लें कि इसको लिखते किससे हैं, तो जो चर संख्याएं होती है उनको हम लिखते हैं x y z p q r s t u v। ये सभी संख्याएं कहीं भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा वो क्या है वेरिएबल है चर संख्याएं हैं। अगर हम बात करें सेकेंड की स्टूडेंट तो सेकेंड है मेरे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट अर्थात अचल संख्या। कांस्टेंट अर्थात अचल संख्या है। अब अचल संख्या क्या होती है तो स्टूडेंट्स वैसी संख्या है जिसका मान में क्या हो परिवर्तन न हो अर्थात इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं स्थिर रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि ये मेरे पास 2 है, बताइए क्या 2 में कभी परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर किसी क्वेश्चन में कहीं भी 2 है और कहीं आप कहिए कि 2 4 के बराबर हो जाए, क्या ये सत्य है?
नहीं, ये कभी 2 4 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका मान कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। अगर ये 2 है तो ये अपने आप में कहीं भी रहेगा तो ये 2 के बराबर ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। कहने का मतलब कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट है मेरा अचर संख्या है, वैसी संख्या होती है जिसके मान में सदैव क्या परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान सदैव स्थिर रहता है। अब इसको देखें, ये जो संख्याएं होती है स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से इसको डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती है? तो रियल नंबर स्टूडेंट्स, हम आपको जो फर्स्ट चैप्टर दिए थे, फर्स्ट चैप्टर का जो पढ़ाए थे आपको कि जिसमें हम नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर को बताए थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, जो वास्तविक संख्या होती है, अर्थात जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 4 या 1/2 या 3/2, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये सभी आपके वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब हम कहें इसको डिनोट करते हैं किसको? कांस्टेंट नंबर को, अचर संख्याएं से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जितनी भी संख्या है ये कहीं भी दिखे तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है, ये अचर संख्या है। अब कहीं कहीं स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमको अचर संख्या में ये देखने को मिल जाता है A B C D, ये भी हमारा कहीं कहीं अचर संख्या देखने को मिल जाती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए ये भी हमारा अल्फाबेट की क्या है? वर्ड है, ये भी अल्फाबेट है, अर्थात दोनों अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल के रूप में यूज हो रहा है और ये कांस्टेंट अर्थात ये चर के रूप में यूज हो रहा है और ये अचर के रूप में हो रहा है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस आप ये समझिए कि अगर ये कहीं भी A B C D है, अगर ये अचर के रूप में इसको प्रयोग किया गया है तो आप समझ जाइएगा कि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम बात करें इसी संख्या के कहीं हम अगर चर के रूप में परिवर्तन कर दिए स्टूडेंट्स, तो आप समझिएगा कि इसको क्या कहेंगे? इसके मान में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात कि ये जरूरी नहीं ये चर ही होगा या अचर ही होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में अधिकतर ये दे देता है कि इसको अचर के रूप में ही डिनोट किया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चर है कि अचर है, तो ये अचर होता है। अब बात रही समझने की ये कि अगर ये अचर के रूप में प्रयोग है तो क्या होगा? इसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब बात करें, देखिए क्या कि मेरे पास वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट होगा। अब मेरे पास जो आएगी स्टूडेंट्स वो आएगा टर्म, अर्थात पद क्या होती है। अगर हम पद की बात करें, टर्म थर्ड पर देखें तो ये होती है टर्म, टर्म्स अर्थात पद। अब पद क्या होती है स्टूडेंट्स? तो आप ये समझिए कि जो पद होती है ये क्या होती है? तो ये कांस्टेंट और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, वेरिएबल अर्थात अचर, अचर प्लस चर संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है? एक पद बनता है, अर्थात टर्म बनता है। टर्म्स बनता है, पद बनता है। हम कह सकते हैं कि पद वैसी संख्या होती है जिसमें वेरिएबल अर्थात चर संख्या भी होती है और अचर संख्या भी होती है स्टूडेंट्स, और वो हमारा क्या हो जाती है? टर्म्स हो जाती है, पद हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तहत अगर इसको समझे, जैसे मान लीजिए कि हम कहें क्या बताइए 2 क्या एक टर्म है, पद है, तो बताइए हमने कहा उस वैसी संख्याएं होंगी, टर्म जो पद होगा उसमें कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 2 है आपके सामने क्या शो कर रहा है कि ये कांस्टेंट है अर्थात अचर है। जरा आप सोचिए कि ये क्या ये टर्म होगा या नहीं होगा? खुद आप बताइए क्या टर्म होगा कि नहीं होगा? आप ये सोचेंगे कि सर ने तो बताया कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होगा, लेकिन हमको तो यहाँ दिख रहा है कि ये क्या है? केवल ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये टर्म है? तो आइए स्टूडेंट इन चीजों को हम समझें कि कैसे हो सकता है कि टर्म
टर्म होगा, ऊपर का नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको समझें कि ये कैसे कहें कि हम ये क्या 2 एक पद है या पद नहीं है। तो आइए समझें उसको। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, पद की अर्थात टर्म्स की, पद की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं क्या बताइए, आगे सामने कि हमने एग्जांपल रखा कि 2 पद होगा या नहीं होगा, बताइए। तो आप ये सोचेंगे कि हमने तो बताया था कि जो टर्म होता है उसमें अचर भी होता है और चर भी होता है, तब जाकर के ये पद बनता है। लेकिन आपके सामने 2 क्या है, 2 एक अचर संख्या है, तो बताइए ये क्या पद होगा कि नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये पद होगा, आप ये ना समझिए कि इसमें चर नहीं है, चर है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि चर है। खुद सोचिए कि ये 2 को, अगर 2 की बात करें तो 2 में वेरिएबल कहाँ है। जैसे हमने कहा कि अगर ये 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स है तो x तो अलग है इससे, ये तो वेरिएबल है, लेकिन 2 कहाँ है, 2 में वेरिएबल कहाँ है। तो स्टूडेंट्स देखिए आइए उसको समझें। तो होता क्या है कि जो 2 है मेरे पास स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स के पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के अगर पावर में 0 हो जाती है स्टूडेंट्स तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x ही ले, y z p q r कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया कि 2 इंटू में है x के पावर 0 और x के पावर 0 का मतलब क्या 1। क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास निकल के आया क्या 2। देखिए यही चीज 2 है जो आपके सामने हम क्या दिए थे, एग्जांपल में दिए थे। अब बताइए क्या ये 2 कौन वेरिएबल है, सॉरी टर्म्स है कि नहीं है। तो आप कहेंगे कि टर्म्स है। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर x छिपी हुई है, अर्थात x यहाँ पर है लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 एक क्या है, टर्म्स है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल को समझे स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जांपल को समझे तो मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, x है। अब बताइए x क्या टर्म है या नहीं। तो फिर आप सोचेंगे कि यहाँ भी क्या होनी चाहिए, अगर ये पद है तो पद होने के लिए हमको चाहिए क्या कि इसमें चर भी होना चाहिए और अचर भी होना चाहिए। अर्थात कि ये x तो चर है लेकिन अचर हमको दिख नहीं रहा है, तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें अचर है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। देखिए कहाँ है, हम अगर बात करें इसके कोफिशिएंट, अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए जो गुणांक होती है स्टूडेंट्स, अगर गुणांक की बात करें, कोफिशिएंट की बात करें तो किसी भी वेरिएबल में जो बाहर की तरफ कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई होती है वही क्या होती है, उसका गुणांक होती है। जैसे हमने कहा कि ये 3x है, जो 3 है x का क्या है, ये गुणांक है अर्थात कोफिशिएंट है। किसी भी वेरिएबल में अगर उसके बाहर की तरफ से किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या मल्टीप्लाई होता है, वही उसका क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो उसका गुणांक होता है। अब हम यहाँ बात करें स्टूडेंट्स x की, तो x का गुणांक हम क्या रख सकते हैं, तो आप कहेंगे x का गुणांक 1 रख लीजिए। क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में की जाती है या होती है तो उसके वैल्यू में अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर यहाँ बात करें देखिए 1 जो है, 1 क्या है, अचर संख्या है, 1 क्या है, अचर संख्या है और x क्या है, चर संख्या है।
जरा बताइए कि हमारे पास अचर भी आ गया और चर भी आ गया। अब हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जहां अचर और चर मिला वहां पर बना पद, अर्थात वहां बना टर्म। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि x है या आपके सामने y है या आपके पास 10 है या 9 है, ये सभी क्या है? टर्म है, पद है। तो पद समझ में आ गया स्टूडेंट्स। पद क्या होती है? तो जिसमें चर और अचर हो, संख्याएं हो, उन दोनों को मिला करके जो बनता है वो हमारा क्या होता है? पद होता है। अब बात समझिए कि हम अगर बात करें स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की, अर्थात बहुपद की। अगर हम बात करें बहुपद की पॉलिनोमियल फिर क्या होती है, तो स्टूडेंट आप खुद बताइए कि हमने बताया कि बहु का मतलब बहुत यानी एक से ज्यादा और पद के मतलब टर्म अर्थात पद। मतलब कि ऐसा संख्या जिसमें एक से ज्यादा क्या हो? पद हो, वो क्या होती है? बहुपद होती है। तो आप तो पद समझ गए कि पद क्या होती है, लेकिन एक नहीं पद चाहिए हमको, एक से ज्यादा पद चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्या कि जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि ये है 2x प्लस 3y प्लस क्या 5, या 2x प्लस 9 या 6x प्लस y, ये सभी क्या है स्टूडेंट? ये सभी बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होगा सर क्या कि पदों का एक समूह होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि चेन ऑफ क्या टर्म। जो चेन ऑफ टर्म्स होता है अर्थात जो पदों का समूह होता है वही क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे वही मेरा बहुपद होता है। तो बहुपद आपसे कहीं कोई पूछे कि बहुपद क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि चेन ऑफ टर्म अर्थात पदों का समूह जो होता है वही क्या होती है? बहुपद होती है। अब हम बात करेंगे कि बहुपद होती कितने प्रकार की हैं, अर्थात हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि बहुपद कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स आइए देखिए कि बहुपद कितने प्रकार की होती है। अगर हम पॉलिनोमियल बहुपद की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट बहुपद का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो तरह से किया गया, अर्थात वर्गीकरण किसका? पॉलिनोमियल का। अगर पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल का जो वर्गीकरण अर्थात इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें पॉलिनोमियल का, उसको दो तरह से किया गया। सबसे फर्स्ट अगर बात करेंगे तो बेस्ड ऑन डिग्री, अर्थात घातों के आधार पर, घातों के आधार पर फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती है। अब सेकेंड की अगर बात करेंगे स्टूडेंट, तो सेकेंड होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, अर्थात पदों के आधार पर, जैसा कि आपके सामने है फर्स्ट बेस्ड ऑन डिग्री अर्थात घातों के आधार पर, और सेकेंड है बेस्ड ऑन टर्म पदों के आधार पर। हम दो तरीके से पढ़ेंगे, अर्थात जो पॉलिनोमियल है उनको दो तरीके से बांटा गया। पहला बांटा गया घातों के आधार पर और दूसरा बांटा गया
पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री कि घातों के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसको हम जान लें कि आखिर डिग्री होती क्या है। अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री होती क्या है स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं घात। अब हम बात करें डिग्री, तो स्टूडेंट्स वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, अर्थात हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात न करें तो किसी भी वेरिएबल की अगर हम बात करें कि कोई भी वेरिएबल होता है और उसका सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है अर्थात हाईएस्ट जो पावर होता है, घात होता है, सबसे अधिकतम घात, वही हमारा क्या होती है, डिग्री का वैल्यू होता है, डिग्री होता है। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट मेरे सामने क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि अधिकतम घात चर का अधिकतम घात होती है। जैसे हम आपके सामने अगर कहें कि ये होती है कि मान लीजिए मेरे पास एक संख्या लिखी हुई है कि x² प्लस 2x प्लस 3। अब बताइए कि इसमें घातों की संख्या क्या होगी अर्थात डिग्री की संख्या क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x मेरा वेरिएबल है, चर संख्या है, यहाँ x क्या है, चर संख्या है, जबकि 2 और 3 क्या है, अचर संख्या है। ओके, तो हम कह रहे हैं कि जो वेरिएबल अर्थात चर संख्या है उसका हाईएस्ट जो वैल्यू होती है, पावर जो होती है, अधिकतम जो घात होती है वही क्या होती है, तो हमारा डिग्री की वैल्यू होती है अर्थात डिग्री होती है। तो हम कह सकते हैं कि घात जो होगी यहाँ पर क्या होगी, देखिए यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, 1 है, जबकि यहाँ जो वेरिएबल है इसका पावर 2 है। तो सबसे अधिकतम मान जो होगा, सबसे अधिकतम जो वैल्यू होगी किसकी होगी, तो ये x² अर्थात जो 2 होगा वो क्या होगा, हमारा डिग्री होगा, ये 2 हमारा डिग्री होगा। आप स्टूडेंट डिग्री समझ गए, डिग्री क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखें, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और समझ लें, x² प्लस y के पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर बात करेंगे कि डिग्री क्या होगी, तो आप देख रहे हैं कि x भी क्या है, वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x यहाँ भी वेरिएबल है, उसके बाद ये 2 है तो ये 2 कांस्टेंट है, यहाँ 3 कांस्टेंट है। वेरिएबल को हमको देखना रहता है तो वेरिएबल में सबसे देख रहे हैं कि जो x है उसका पावर 2 है, जो y है उसका पावर 3 है। अब यहाँ x है 1 है, तो सबसे अधिकतम जो मान है किसकी हुई, y के पावर है, y का जो घात है सबसे ज्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो में इसका जो डिग्री हुआ वो कितना हुआ, जो डिग्री हुआ वो 3 हुआ। इस तरह से हम डिग्री को देखेंगे। तो आइए समझें कि बेस्ड ऑन डिग्री अर्थात घातों के आधार पर क्या पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होंगे, तो समझिए। आइए अगर हम बात करें फर्स्ट बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री घातों के आधार पर, घातों के आधार पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए इसमें जो फर्स्ट है उसका बात करेंगे, उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद अर्थात रैखिक बहुपद इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब रैखिक बहुपद क्या होती है स्टूडेंट्स, तो रैखिक बहुपद की अगर बात करेंगे तो देखिए अगर हम बात करें रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद वो बहुपद होती है जिसमें घातों की जो संख्या होती है अर्थात जिसमें वेरिएबल का जो घात
घात होगा वो क्या होगा, उसका 1 होगा मात्र केवल। जैसे हम एग्जांपल लेकर समझें कि अगर एग्जांपल से समझे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब यहाँ जो वेरिएबल है स्टूडेंट्स क्या है, x है। यहाँ x के पावर अर्थात घात क्या है, तो 1 है। अगर आप कहें कि मान लीजिए हमने लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये रैखिक बहुपद होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद में जो वेरिएबल होता है उसका जो घात होती है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, वो 1 होती है। अर्थात कि यहाँ पर क्या है 2 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद देखिए ये होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसकी घात कितनी है स्टूडेंट्स, तो इसकी घात है 1। अब ये क्या है, रैखिक बहुपद। समझ गए कि रैखिक बहुपद क्या होती है, ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल अर्थात चर का जो घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, अगर 1 से ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो रैखिक नहीं रह जाएगी। इसलिए जो चर होगी उसकी घात 1 होगी, तो हम कहेंगे क्या है, रैखिक बहुपद है। अब इसकी बात करें तो स्टूडेंट इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें इसके, अर्थात इसके मानक जो रूप होता है, इसका जो मानक रूप होता है स्टूडेंट्स वो होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी इसका क्या होते हैं, इसका मानक रूप होता है, अर्थात कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो आप कहेंगे ax प्लस बी होगा। अब यहाँ देखिए जो a और b होगा स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बात करें a और b वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि x क्या है, x हमारा वेरिएबल होगा। ओके, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जो a और a की जो अर्थात जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, इसका गुणांक क्या है, a है। तो जिसका पावर हमको देखना रहता है था, जिसका पावर हमको निकालना रहता है कि पता चले कि ये रैखिक है कि नहीं है, तो यहाँ से देखिए कि इसके साथ कोफिशिएंट a है, वेरिएबल x है, इसका घात क्या है 1 है। तो इसके जो गुणांक होंगे स्टूडेंट्स वो कभी भी a अर्थात कभी भी वो 0 के बराबर नहीं हो सकते। जो मेन बात थी हमारी ये थी कि जो इसका वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा, जो a होगा, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अगर हम मान रहे हैं कि इसको a का जो वैल्यू होगा हम एक बार 0 करके देखें क्या होता है, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये फॉर्म है ax प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर आप करें कि 0 रखिए, तो हमने कहा चलो ठीक है, देखो 0 यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई x प्लस बी। स्टूडेंट्स ये 0 का मल्टीप्लाई x में, अर्थात 0 के मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, 0 प्लस बी। आया क्या मेरे पास, केवल b, और b है क्या, तो b कहेंगे आप कांस्टेंट है। तो केवल b कांस्टेंट है तो फिर क्या हुआ, ये रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो a का कोफिशिएंट है, जो a वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करें इसका जो सेकेंड आता है स्टूडेंट्स, जो सेकेंड आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होती है, जैसे हमने कहा कि रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल में क्या थी कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि जो हमारा द्विघात होगा अर्थात
द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक होगा उसमें जो वेरिएबल होगा वेरिएबल का पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर किसी बहुपद में वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो आप कह सकते हैं कि वो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसके बारे में कुछ समझने की ये कैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या ये क्या होता है, तो आइए समझिए इसको। हम बात कर रहे हैं सेकेंड किसकी, क्वाड्रेटिक अर्थात द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद की, अब द्विघात बहुपद हमने कहा कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, वेरिएबल का पावर 2 हो। तो देखिए इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम समझे स्टूडेंट्स तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस क्या c, x² प्लस 2x प्लस c। अब यहाँ देखिए जो वेरिएबल होगा क्या होगा, वेरिएबल x है जबकि c और 2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर संख्याएं हैं। हमको काम है केवल चर संख्याएं से, तो चर संख्याएं को कह सकते हैं कि इसका पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा इसका अर्थात मानक रूप, मानक रूप की अगर बात करेंगे इसके तो देखिए ये क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है, तो आप कहेंगे ये मानक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें तो ये जो मेरा a है, a b c ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे ये तीनों हमारा अचर है अर्थात ये कांस्टेंट है। अगर हम बात करें x की तो x क्या है, ये है आप कहेंगे चर। तो आप कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c क्या है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। अब सेम यहाँ भी स्टूडेंट्स कि जिसका अर्थात जो x है x² इसका कोफिशिएंट a जो होगा कभी भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको तो देखना है द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद में x की पावर 2 अर्थात 2 ही नहीं रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है। अब देखिए कि मान लीजिए हम यहाँ पर a की वैल्यू कह रहे हैं कि कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, भले ही b और c क्या हो वो 0 हो जाए, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि ये a का वैल्यू जो है हमने 0 रख ही दिया तो देखिए क्या होगा कि जो a होगा इसकी वैल्यू रखिए 0 और इंटू में x² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ कह सकते हैं कि x² का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, 0 से, तो ये हो गया 0 प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखिए bx प्लस c केवल आया स्टूडेंट्स। अब हम बताइए कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा क्या द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद को बताने के लिए हमको उसमें जो वेरिएबल होती है उसका पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि एक
का जो वैल्यू था स्टूडेंट्स हमने क्या रख दिया था, 0 रख दिया था। इसीलिए तो हमने कहा कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये फिर क्या आपका द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो आप समझ गए कि द्विघात बहुपद क्या होती है, द्विघात बहुपद क्या होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास थर्ड है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अर्थात त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, त्रिघाती बहुपद क्या हो गया स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने देखा कि रैखिक बहुपद में वेरिएबल की घात क्या थी, 1 थी, जबकि द्विघात बहुपद में वेरिएबल का पावर कितना था, 2 था। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे पास त्रिघाती बहुपद होगा स्टूडेंट्स, वहां पर वेरिएबल का जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए ये किस प्रकार होगी, तो चलिए समझिए इसको। तो चलिए स्टूडेंट देखें हम, जो इसका थर्ड है, जो थर्ड पार्ट है वो है क्या, क्यूबिक जो थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, अर्थात इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है स्टूडेंट्स। तो आइए इसको समझे। जैसे हमने कहा था कि हमारा जो रैखिक पॉलिनोमियल था, अर्थात जो रेखीय बहुपद था, अर्थात उसके बाद हमारा जो था द्विघाती बहुपद था। सब में देखे थे कि रैखिक में क्या होगा, वेरिएबल की पावर क्या होगी स्टूडेंट्स, तो 1 होगी, जबकि द्विघात में जो था वेरिएबल अर्थात चर का जो घातांक था वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सेम उसी के जैसा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अर्थात त्रिघाती बहुपद है। अब त्रिघाती बहुपद की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल से समझें स्टूडेंट्स, तो इसमें जो वेरिएबल होगी, वेरिएबल का जो घात होगा वो कितना होगा, 3 होगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस d। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएबल है x, यहाँ पर x जो है इसका पावर कितनी है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, त्रिघाती बहुपद है। देखिए यहाँ पर जो d है, ये d क्या है, कांस्टेंट है। ये जो d है हमारा क्या है, ये जो d है कांस्टेंट अर्थात अचर है। ओके, अब हम बात करें कि जो यहाँ पर 3 है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब का क्या है, एक्स क्यूब का आप कहेंगे गुणांक है, अर्थात कोफिशिएंट है। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है तो हम कह सकते हैं कि इस 3 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि इस 3 की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको देख लें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होती है ax के पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अर्थात इसका क्या होता है, मानक रूप होता है। इसका मानक रूप होता है क्या,
2cx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि जो a होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर देख चुके हैं कि अगर हम यहाँ a की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो x³ क्या हो जाएगा, x जो होगा हमारा वेरिएबल है वो 0 हो जाएगा। जैसे ही ये 0 होगा यहाँ से ये जो 3 है घात इसके ये हट जाएगा, अर्थात सभी के सभी ये टर्म्स जो होंगी पूरा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ। तो हम कैसे, अगर मान लीजिए कि जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो हम फिर कैसे बता सकते हैं कि नहीं ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। हाँ, हालांकि अगर बी सी डी में कोई भी 0 हो जाए, वो हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर यहाँ से इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमसे क्या है इससे, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 3 है। और यही से हमको पता चलता है क्या कि इसका जो पावर 3 होने की वजह से ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है जिसमें a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें, देखिए कि आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि आप बताए हैं कि किसी के पावर अगर कितना हो 1 हो तो वो क्या होगा, रैखिक होगा, अगर 2 हो तो द्विघात होगा, अगर 3 हो तो त्रिघात होगा। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि अगर किसी वेरिएबल का पावर 0 हो जाए तो फिर वो कौन सा बहुपद होगा। तो स्टूडेंट्स आप खुद समझिए कि अगर किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास x है, x की पावर अगर 0 हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अगर मेरे पास अगर बात करें डिग्री की, अगर डिग्री की बात करें तो 1 होगा तो रैखिक होगा, अगर डिग्री 2 होगा तो क्या होगा, द्विघात होगा, अगर डिग्री 3 होगी तो क्या होगी, त्रिघात होगी, अगर डिग्री 0 हो जाए किसी भी वेरिएबल का तो फिर वो अचर हो जाती है, अर्थात वह कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने देखा कि बेस्ड ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग क्या कि जो हमारा बहुपद है कितने प्रकार का होता है, तो आप कह सकते हैं कि रैखिक, द्विघात, त्रिघात और अगर 0 हो जाए तो फिर वो कांस्टेंट। इतने रूपों से हम क्या कहा, ये बेस्ड ऑन क्या है, डिग्री है, अर्थात घातों के आधार पर ये हमारा क्या था, बहुपद था। स्टूडेंट्स आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि बेस्ड ऑन डिग्री जो था इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने प्रकार से होगा। तो हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या, बेस्ड ऑन टर्म अर्थात पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो चलिए आइए इसको समझे हम। अगर हम बात करें जो सेकेंड है वो है बेस्ड ऑन टर्म अर्थात पदों के आधार पर, पदों के आधार पर स्टूडेंट्स कितने प्रकार का बहुपद होता है। तो चलिए आइए समझे। सबसे फर्स्ट अगर बात करें हम, देखिए तो यहां लिख ले क्या, नंबर और यहां लिख ले टर्म। अब मान लीजिए
लीजिए हम नंबर की बात करेंगे। अगर मान लीजिए नंबर 1 है अर्थात एक पद है, ध्यान से समझिए क्या है, एक पद है, एक पद होगा तो क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा, एक पद तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब अगर हम यहाँ बात करें एक पदी बहुपद, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स मोनोमियल। मोनोमियल ये कहते हैं मोनोमियल होता है एक पदी बहुपद, अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, अर्थात केवल एक पद, तो होगा एक पदी बहुपद, अर्थात ये होगा मोनोमियल। अगर हम बात करें स्टूडेंट सेकंड में, अगर हम कहें कि इसमें क्या हो जाए, दो पद हो जाए, अगर पदों की संख्या क्या हो, दो हो, इसको कहेंगे द्विपदीय बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अगर पदों की संख्या दो हो गई तो होगी द्विपदी बहुपद। अगर हम कहें नेक्स्ट स्टूडेंट कि पदों की संख्या 3 हो जाए तो क्या होगी, तो आप कहेंगे वो होगी त्रिघाती या त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। अगर 3 से अधिक हो जाए, 3 से अधिक हो जाए अर्थात मोर देन 3, मोर देन 3, तो ये होता है, अगर पद हो जाए तो ये होता है आपका बहुपद। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि अगर पद एक है तो एक पदी बहुपद मोनोमियल कहते हैं। उसके बाद अगर दो पद हो गया तो द्विपदीय, इसको स्टूडेंट्स बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल। उसके बाद अगर 3 पद हो गया तो इस त्रिपदी बहुपद अर्थात ट्रिनोमियल कहते हैं। उसके बाद अगर 3 से अधिक हो गया बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि पदों के आधार पर क्या हम इन चीजों को इतने तरीकों से देखा, एक पदी बहुपद मोनोमियल क्या होता है, द्विपदी बहुपद बाइनोमियल क्या होता है, त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल क्या बहुपद क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स अगर बात करें, देखिए जो मेरा मोनोमियल होता है, अर्थात हम कहें कि जो मोनोमियल होता है स्टूडेंट्स कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल का एक कंडीशन है कि उसमें एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए, अर्थात एक पद से अधिक होना चाहिए। उसमें एक पद रहेगा तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो मोनोमियल है उसमें तो केवल एक पद है, अर्थात एक पदी बहुपद है, तो कहां से फिर पॉलिनोमियल होगा, वो पॉलिनोमियल एडजस्ट नहीं हो सकता। हालांकि ये एक पॉलिनोमियल का ही क्या है, पार्ट्स है, इसलिए हम इन चीजों को क्या किया, यहाँ पे स्टडी किया, पढ़ा, लेकिन ये कभी पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी ये सभी हैं ये सभी पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि सभी में एक से ज्यादा पद है, 2 है, 3 है, 3 से ज्यादा पद है, तो ये सभी क्या होंगे, द्विपदीय त्रिपदीय, ये सभी बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल, ये सभी क्या होंगे, बहुपद होंगे। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हम समझ गए कि बेस्ड ऑन टर्म पदों के आधार पर क्या, पदों के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, अर्थात बहुपद का जो मान होता है वो कैसे निकालें। तो देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कि जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसमें वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का मान, बहुपद का मान,
बहुपद का मान कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो जो बहुपद का मान होता है वो कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक है, ये मेरे पास एक px हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अर्थात बीजगणितीय एक्सप्रेशन जो है हम उसको रखें यहाँ पर, देखिए क्या 2x + 3। अब ये 2x + 3 क्या है? 2x + 3 देखिए दो पद है, एक तो 2x और दूसरा क्या है 3 है। 2x 3 दो पद है तो ये हम कह सकते हैं क्या है स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे कि ये हमारा एक क्या है पॉलिनोमियल है। अब हम कहें कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि नहीं ये इसकी वैल्यू हो जो भी होगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो आप एक बात ध्यान में दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना हो तो वो पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए जिस पॉइंट पर क्या हो वैल्यू फाइंड करनी हो, अर्थात जिस पॉइंट पर हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी उस पॉइंट पर हमको मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर हम केवल 2x + 3 रखा था। अब इसके अकॉर्डिंग जरा ज्ञात करिए, तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते किस पॉइंट पर निकाले वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है क्या, जिस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट को हमको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए हमने कहा x = 0 और 1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करिए। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। अब देखिए अगर हम पुट कर रहे हैं x = 0 तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, px था ये एक्सप्रेशन x के टर्म में था, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे p0। अब ये होगा 2 × 0 प्लस क्या 3, इसकी वैल्यू होगी 0 + 3 और ये आंसर आया क्या 3। इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया 3 कब, जब x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 0 पुट किया। अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट किया, अगर इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए तो इसको हम लिखेंगे p1 ये इक्वल होगा किसके 2 × 1 + 3, यहाँ से 2 1 2 + 3 अर्थात 3 और 2 कितना 5, ये आया 5। अर्थात जब x की वैल्यू 0 हमने रखा तो वैल्यू हमारे पास आई क्या 3, और जब x की वैल्यू हमने 1 रखा तो वैल्यू आई हमारे पास 5। इस तरह हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो भी होगा हम फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी पॉइंट यानी जिस पॉइंट पर आपको उस बहुपद का मान निकालना होता है उस पॉइंट को वहां पुट कर दीजिए जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के स्थान पर। अब हम नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट, तो जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है देखिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का हल, बहुपद का हल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का हल हम देखेंगे ये क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे हमने कहा कि 2x + 3 है या हमने कहा कि x + 2 है, क्या है x + 2 है अगर मेरे पास, तो हमने कहा कि इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात इस बहुपद का हल क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि इस बहुपद का हल क्या होगा। देखिए इस जो जीरो है ना इसको हम रूट्स भी कहते हैं, रूट्स, या इसको फिर हम सॉल्यूशन भी कहते हैं अर्थात हल। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो आपको बताया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात जो जीरो होगी, जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद का जो हल होगा उसको हम जीरो बताया, लेकिन इसका जो नाम होता है उसको हम रूट्स भी कहते हैं और उसके बाद उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये तीनों नाम से इसे जानते हैं। कहीं भी ये तीनों नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तीनों नाम क्या है। ये वही चीज है जिसे आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, अर्थात बहुपद का हल हमें फाइंड करना है। अब बताइए कि x + 2 मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है। मान लीजिए px मेरे पास क्या है x + 2 है।
अब इसको हमको फाइंड करनी है क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि ये कब, ध्यान से समझिए कि हर एक पॉलिनोमियल का, हर एक बहुपद का स्टूडेंट्स क्या होता है, वैल्यू अलग अलग फाइंड हो सकती है, अलग अलग पॉइंट रखेंगे, अलग अलग वैल्यू हमको क्या होगी, मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि एक पॉइंट ऐसा होगा पॉलिनोमियल में, एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। समझे कि एक पॉइंट ऐसा भी हमको मिलेगा जिसमें इसमें रखने पर जिसको क्या हो जाएगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कि हमने कहा x की वैल्यू क्या रखी है, -2 रखी है, x की वैल्यू क्या रखनी है, -2 रखनी है। तो आप कहेंगे कि px पर तो ये था, अब p -2 पर क्या होगा, तो p -2 पर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, यहाँ पर रखिए -2 + 2 और ये आपस में कैंसिल, ये क्या हुआ, जीरो। अर्थात ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, -2 जो पॉइंट्स है, -2 ये जो पॉइंट है यही क्या है, जीरो है, पॉलिनोमियल का जीरो है, अर्थात यही सॉल्यूशन है, क्या बहुपद का सॉल्यूशन है, आंसर है। अब देखिए ये क्या था, बताइए ये क्या था, एक रैखिक बहुपद था, अर्थात लीनियर क्या था, पॉलिनोमियल था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, यहाँ पर हमको वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 1 हुई। तो आप ये हर समय ध्यान दीजिएगा कि अगर रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी, वैल्यू क्या होगी, 1 निकल के आएगी, यानी 1 निकल की वैल्यू आएगी, चाहे कोई भी संख्या हो। अब हम मान लीजिए ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें कि कैसे होती है। देखिए अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें, जैसे मेरे पास कोई y है, y बराबर दिया है x - 2, y बराबर क्या दिया है, x - 2 दिया है। अब यहां देखिए हम बात करेंगे, ये है, तो यहाँ है स्टूडेंट्स x और यहाँ है y। अब हम देखें कि अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा, अर्थात अगर फर्स्ट टाइम में हमने क्या कहा कि पुट x = 0, अगर हमने 0 रखा तो देखिए y की वैल्यू क्या फाइंड होगी या क्या मिलेगी हमको, तो x बराबर अगर हमने 0 रखा तो y के जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, तो आप कहेंगे ये -2 होगी। क्यों, क्योंकि x का जो मान है वो स्टूडेंट्स हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए y की जो वैल्यू है, मान है, उसको हमने 0 रख दिया। अगर y की वैल्यू देखिए, पुट y = 0, जब x = 0 रखा तो y की वैल्यू आई -2, जब y = हमने 0 रखा। अब देखिए जब यहाँ y = हम 0 रखेंगे तो हम कह सकते हैं जो x है, जो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। कैसे, देखिए मान लीजिए हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये y बराबर क्या है, x - 2। अब जब y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये 0 इक्वल में x - 2। अब इस -2 को इक्वल इस साइड लेकर चले आइए, ये +2 होगा इक्वल में x, यानी हम कह सकते हैं x = 2। देखिए x की जो वैल्यू आई कितनी आई, 2 आई, अर्थात कि जब y की वैल्यू हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 2। अब इसको हम ग्राफ पर देखे दर्शाए कैसे होता है। देखिए जब हमने कहा कि ये मेरे पास एक ग्राफ है स्टूडेंट्स, ओके, ये ग्राफ है, यहाँ पर होती है x अक्ष, ये होती है x डैश, ये होती है y डैश और ये होती है y। यहाँ पर होता है सेंटर 0, ये इधर होता है पॉजिटिव अर्थात धनात्मक नंबर, जैसे 1 2 3 4
-2 -3 और -4, इधर होगा माइनस में -1 -2 -3 और -4। इधर देखिए 1 2 3 और 4। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, यानी यहाँ इस पॉइंट पर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि ये जो यानी कि x 0 हो या y 0 हो, वो कहाँ रहेगा, सेंटर पर ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए जब x 0 है तो यहाँ से x 0 यहाँ है, उसके बाद y की जो वैल्यू होगी y लाइन को जो होगी -2 होगी, तो यहाँ इस पॉइंट पर आया। ये पॉइंट है क्या, 0 और -2। उसके बाद हमने कहा कि y की जो वैल्यू है उसको क्या रखिए, 0 रखिए। जब y की वैल्यू आप 0 रखे तो फिर इसी पॉइंट पे होगा कि y की वैल्यू 0। अब x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगी, 2 होगी इस पॉइंट पर। और ये पॉइंट हमने कहा क्या हुआ, ये है आपका 2, 0। ये होता है x अक्ष का निर्देशांक और ये होता है y अक्ष का निर्देशांक, अर्थात ये होती है x अक्ष का जो पॉइंट होता है और ये होता है y एक्सिस का जो पॉइंट होती है। अब अगर हम बात करें इन दोनों पॉइंटों को स्टूडेंट्स हमने मिलाया, इन दोनों पॉइंटों को क्या किया, इन दोनों पॉइंटों को हमने मिलाया, देखिए क्या बना, ये एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण हुआ, अर्थात एक सरल रेखा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और हम कह सकते हैं कि ये x अक्ष को कितने बार कट किया है, अर्थात कितने बार क्या किया है, कट किया है। तो आप कहेंगे एक बार क्या किया है, प्रतिच्छेदित किया है x अक्ष को। अर्थात ये था क्या, ये हमारे पास था रैखिक बहुपद, अर्थात रैखिक बहुपद में जो x अर्थात की जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए x की जो लाइन है वहां पर कितनी बार कट किया, एक बार। तो आप कह सकते हैं क्या, जो मेरे पास द्विघात होता है और त्रिघात होता है स्टूडेंट्स, तो आप समझिए कि रैखिक, अगर रैखिक की बात करेंगे तो रैखिक में क्या होता है, रैखिक को द्विघात हो त्रिघात हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जो उसकी जो वैल्यू फाइंड होगी स्टूडेंट वह x अक्ष पर कट करेगी। अगर रैखिक है तो एक बार कट करेगी, एक बार, और वो स्ट्रेट लाइन का निर्माण करती है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। एक स्ट्रेट लाइन का क्या करती है, निर्माण, देखिए इस तरह का निर्माण हुआ है। और एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा क्या एक ही क्या हो सकती है, प्रतिच्छेदित पॉइंट हो सकती है। अगर हम कहें ये मेरे पास लाइन है और स्ट्रेट लाइन के द्वारा, सरल रेखा के द्वारा आप इसको 2 बार जरा प्रतिच्छेदित करिए, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा 2 बार। अब देखिए हम बात करेंगे द्विघात की, तो द्विघात में क्या होगा कि ये प्रतिच्छेदित होगा कितने बार, 2 बार। और ये जब 2 बार प्रतिच्छेदित होगा तो ये जो आकृति बनती है, जैसे ये मेरी रेखा है x अक्ष, तो ये जो प्रकृति बनती है वो जो इसकी ये पैराबोला का क्या होती है, द्विघात 2 बार कट करेगा तो जो इसका फिगर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा। देखिए x अक्ष को 2 बार कट किया, एक यहाँ और एक यहाँ, अर्थात x अक्ष को कितने बार कट किया, तो आप कहें कि x अक्ष को 2 बार कट किया। अब हम बात करेंगे त्रिघात का, तो देखिए त्रिघात में क्या होगा, x अक्ष है तो ये क्या होगा, 3 बार कट करेगा। देखिए त्रिघात में 3 बार कट करेगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3, देखिए एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस तरह 3 बार कट किया। और यहाँ पर देखिए 2 बार कट किया था, यहाँ लिख लीजिए इसको, ये जैसे मान लीजिए ये त्रिघात है, त्रिघात में 3 बार कट किया। अब द्विघात में क्या होगा कि 2 बार कट करेगा, जैसे ये रेखा है, अब यहाँ से देखिए
या तो ऐसे कट करे या तो फिर ऐसे कट करे, चाहे जैसे हो दो ही बार कट हो सकता है, या तो फिर फिगर ये बनेगा या तो ये दोनों नहीं बन सकता, या तो ये हम आपको समझाने के लिए बना दिया कि या तो इस तरह बना सकते हैं या तो इस तरह, कोई भी एक बना सकते हैं, लेकिन वो कितनी बार, केवल मात्र 2 बार ही क्या होगी, कट करेगी। तो स्टूडेंट्स हम फिगर को देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे ये कौन सा क्या है, बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, जिसकी जितनी उसकी पावर होती है स्टूडेंट्स, घात होती है, उसको उतनी ही बार क्या होती है, लाइन को एक्स अक्ष को क्या करती है, कट करती है। तो आप फिगर को देखकर बता सकते हैं कि रैखिक होगा, द्विघात होगा, त्रिघात। अगर एक्स अक्ष को स्टूडेंट्स एक बार कट किया तो रैखिक बहुपद, उसको 2 बार कट किया तो द्विघात बहुपद, अगर उसको 3 बार कट किया है तो फिर वो क्या हो जाएगी, त्रिघाती बहुपद हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट जितनी भी चीजें ये हम देखें उस सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से जितनी भी चीजें हम पॉलिनोमियल के बारे में देखे, ये सभी इसका क्या था, बेसिक चीज था स्टूडेंट्स, सभी इसका क्या था, बेसिक था। और ये जो जितनी भी चीजें देखे ये सब एक्सरसाइज में क्या है, दी हुई है चीजें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्या करनी है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्सरसाइज में बता देंगे कि जो इसकी वैल्यू होती है ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए कोई भी बहुपद दिया है, अगर उसका 0 मान निकालना है, कोई भी बहुपद है, बस उसका इक्वल कर दीजिएगा 0 का। जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक क्वेश्चन है मेरे पास 2x + 3, अब इसको कहें कि इसका 0 वैल्यू फाइंड करिए, तो आप कुछ ना करिए, केवल इसका वैल्यू इक्वल कर दीजिए 0 के। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए सॉल्व करके। तो जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी 0 और पॉलिनोमियल में, तो उसका क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे 0 का, वो वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की ये जो वीडियो थी हमारी पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था, अर्थात पॉलिनोमियल के ऊपर, जो बहुपद के ऊपर जितनी भी हमारी ये टॉपिक थी, सब इसके बारे में बेसिक चीजें हम इसको देखें। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स इसके एक्सरसाइज के लेकर होगा, जो भी इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अर्थात जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। और जो भी जिस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, तो अगर उस क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि उस क्वेश्चन जो भी डाउट होगी आपकी, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, उस डाउट को क्लियर कर सके। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा। स्टूडेंट्स एक बात कि ये जो मेरी बेसिक क्लास थी, कुछ स्टूडेंट्सों के मन में तो ये बात आती होगी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचते होंगे ये तो बेसिक क्लास थी तो चल गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम इसका एक्सरसाइज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो क्या करते होंगे, उनके पास एनसीईआरटी की क्या होगी, बुक सॉल्व करते होंगे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर.एस. अग्रवाल सर की क्या करेंगे, बुक सॉल्व कर रहे होंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर.डी. शर्मा सर की बुक सॉल्व करते होंगे। तो आप परेशान ना हो, स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हर बुकों से क्या होगी, क्वेश्चन समझाई जाएगी, क्वेश्चन ली जाएगी। आप बस अच्छे से क्लास करते रहिए, लेक्चर समझते रहिए। कहीं भी आपको किसी क्लास में जिस टॉपिक को आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो को आप देखें और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से हम प्रोवाइड करें या जो भी वीडियो यहाँ से आपको दें हम, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाए। तो आज इतना ही, पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।